हेलो दोस्तों, वेलकम टू द निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट। निर्मल एजुकेयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो किस प्रकार का होता है। वो उसके समतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो उसकी प्रकृति जो होती है वो काल्पनिक होती है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो किस दर्पण के द्वारा किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अवतल दर्पण के द्वारा हम किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो किस दर्पण के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर होगा तीनों दर्पण के द्वारा किया जा सकता है। किस किस दर्पण के द्वारा। समतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा और अवतल दर्पण के द्वारा। इन तीनों दर्पण के द्वारा जो है हम आसानी से सब आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑल, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी सी तीनों। ठीक है, हम अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा हमारा जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वस्तु से छोटा और आभासी। तो वस्तु से छोटा और आभासी जो होता है हमेशा उत्तल दर्पण में ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बनता है। वस्तु को कहाँ रखी जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पे बने। तो वस्तु को हमको कहाँ रखना होगा। वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा अवतल दर्पण के फोकस पे बनेगा। कोई दिक्कत। हम 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसीलिए एफ बराबर कितना लिखा जाता है। एफ बराबर जो लिखा जाता है, एफ बराबर 2r/2। क्या लिखा जाता है। r/2। ये जो होता है फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है जब वक्रता त्रिज्या दी गई होती है। इसी से बनाया जाता है, इसी से फॉर्मूला बनाया जाता है जब वक्रता त्रिज्या निकालना हो और फोकस दूरी दिया हो। तो r हम क्या लिखते हैं, 2f लिखते हैं। क्या लिखते हैं, r 2f लिखते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति फोकस और उसके ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। 8वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जा रहा है तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगा। तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति कैसा होगा, आभासी और बड़ा होगा। क्या ऐसा होगा, आभासी और वस्तु से बड़ा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है आईना, वो कौन सा आईना होता है। तो वह आईना जो होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, फिर 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। कैसा बनता है, हमेशा सीधा और काल्पनिक बनता है। 11 नंबर का ये हो जाएगा आंसर। फिर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस
प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश जो है एक सरल रेखा में चलता है। कैसे चलता है? प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो वह प्रतिबिंब का कैसा होगा? उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? उस प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति होगी उल्टा। अगर ऋणात्मक होता है आवर्धन तो क्या होता है? वह प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होता है। कोई दिक्कत? 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के कहाँ से मापी जाती है? गोलीय दर्पण के किस जगह से मापी जाती है? तो जो भी दूरियां होती है गोलीय दर्पण के कहाँ से मापी जाती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। कोई दिक्कत? फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा लंबा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। 17 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस की होती है। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस की क्या होती है? फोकस की दोगुनी होती है। मैंने पीछे भी बताया था क्या होती है? दोगुनी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? 18 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा होता है। किसी दर्पण में जो होता है आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोई दिक्कत? 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों प्रकार के बनते हैं? तो किस दर्पण में बनते हैं? तो ये जो दर्पण होते हैं ये अवतल दर्पण में हमको देखने को मिलते हैं। कोई दिक्कत? हम अब 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से जो फोकस दूरी की दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे फोकस दूरी कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की जो होती है क्या होती है? उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। कोई दिक्कत? 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? एम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एम से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत? फिर हम 23 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि आवर्धन का धनात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा। अगर वह धनात्मक है तो प्रतिबिंब जो होगा वो किस प्रकार का होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा। किस प्रकार का होगा? आभासी होगा। कोई दिक्कत? 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर बोला कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन बोला कि 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो कितना होगा? उत्तल दर्पण बोला तो कितना होगा? कभी होगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मैंने बताया कि 16 सेंटीमीटर जो होता है प्लस में होता है तो इसकी आधी कर दी जाएगी। कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर हम 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, फिर 27 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है तो वह कहलाती है। जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है तो वह क्या कहलाती है? प्रदीप्त कहलाती है। और जो नहीं उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है? अप्रदीप्त कहलाती है। नहीं उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है? अप्रदीप्त कहलाती है। कोई दिक्कत? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। फिर 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव के नाम से जाना जाता है। देखो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो किरणपुंज कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है अपसारी होता है, पहला अपसारी, और दूसरा होता है अभिसारी। दूसरा क्या होता है, अभिसारी होता है। और तीसरा क्या होता है, 9 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर कह रहा है प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। फिर 31 की बात करते हैं। हमारा 31 क्वेश्चन क्या कहा, 31 जो कहा कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होते हैं। कहाँ प्रकाश के वेग कहाँ न्यूनतम होते हैं, तो प्रकाश के वेग जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कांच में न्यूनतम होते हैं। कोई दिक्कत। फिर हमारा आता है कार के, मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, मोटर कार के हेडलाइट में जो होता है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में जो होता है हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। फिर हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर जो क्वेश्चन आता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख कहा जाता है। तो देखिए यहाँ हम बता रहे थे कि 3 यहाँ बताए थे कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हमको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो हम यहाँ बताए थे 3, कौन कौन बताए थे, अपसारी, ठीक है, अपसारी पहला। उसके बाद बताए अभिसारी, दूसरा अभिसारी हो गया। अभिसारी के बाद जो हुआ तीसरा जो हुआ, तीसरे में जो होता है, तीसरा जो होता है समांतर होता है, समांतर किरणपुंज। ठीक है, समांतर किरणपुंज। ठीक है, कोई दिक्कत। ये 3 प्रकार के किरणपुंज होते हैं। तो हमने तीनों प्रकार के किरणपुंज को बता दिया। हमने यहाँ क्या कर रखा था, 33 कर लिया था। 33 का जो हमारा राइट आंसर था क्या था, किरण आरेख था। ठीक है, उसके बाद हम 34 पे आते हैं। 34 जो है, 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरणपुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरणपुंज कहा जाता है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायप्टर होता है। क्या होता है, डायप्टर होता है। कोई दिक्कत। फिर 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 डायप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो कितना होगा, लेंस का फोकसांतर जो होगा वो लगभग कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा ना, 50 सेंटीमीटर। अगर 2 डायप्टर बोला तो लेंस का फोकसांतर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमारा जो है 37 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 37 नंबर जो क्वेश्चन है, कहा कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, उसकी क्षमता जो होगी वो प्लस में 2 डायप्टर होगी। क्योंकि लेंस का उत्तल लेंस का जो होता है, जो क्षमता होता है वो पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, तो इसलिए 2 डायप्टर होगा। ठीक है, अब 38 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोला कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता मैंने अभी बताया कि हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। फिर और 39 की बात करें तो 39 में अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कोई दिक्कत। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 40 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है, तो उत्तल लेंस का दूसरा नाम जो है अभिसारी लेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन के अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है, अपसारी लेंस बोला जाता है। कौन सा लेंस बोला जाता है, अपसारी लेंस बोला जाता है। कोई दिक्कत। फिर अब 42 नंबर क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा पदार्थ जो है ऐसा लेंस बनाने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो एक मिट्टी ही है जो लेंस बनाने में काम नहीं आ सकती है। फिर 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस
किस दर्पण के द्वारा होता है, तो हमने पीछे भी बताया था कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो होता है हमेशा सीधा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा 44 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 44 नंबर बोला किस दर्पण के द्वारा, तो हम अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 45 नंबर की बात करें तो 45 नंबर बोला कि 45 नंबर कहा कि जब किसी प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, किस तरफ मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब के निकट की तरफ मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट की तरफ वो मुड़ जाती है। फिर 46 नंबर की बात करें, जो फोटोग्राफी कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, अभिदृश्यक जो होता है उसका उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। 47 की बात करें, 47 जो है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किस का उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 48 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर होगी। मैंने पीछे भी फॉर्मूला बताया था कि अगर वक्रता त्रिज्या निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, R=2F। क्या हो जाएगा, R=2F। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और उससे ये निकल जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन बोला कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोला कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत। अब आता है हमारा 51 नंबर। 51 नंबर क्या बोला, 51 बोला कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाया जा सकता है। तो किस लेंस के द्वारा बनाया जा सकता है, तो हम अवतल लेंस के द्वारा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब को बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारा 52 नंबर क्या बोला कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। साइन आई इक्वल टू साइन आर। ठीक है, कोई दिक्कत, यही जो होता है ये बताता है परावर्तन का नियम। ठीक है, 53 नंबर जो क्वेश्चन की बात करते हैं तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। फिर 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 54 नंबर क्वेश्चन बोला कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में जो होता है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो 2 होती है। 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 हमारा क्वेश्चन है। 55 बोल रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका बना होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है वो अवतल का बना होता है। किसका बना होता है, अवतल का बना होता है। फिर 56 की बात करते हैं। 56 क्या बोला कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। ठीक है, फिर 57 की बात करते हैं। 57 बोला कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन बोला कि उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा जो होता है बीच में क्या होता है, किस प्रकार होता है, मोटा होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 59 की बात करें। 59 नंबर क्वेश्चन बोला कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है V/U, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु की दूरी। ठीक है,
फिर 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का क्या संबंध है। फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध, तो मैंने पीछे भी ये फॉर्मूला बताया था कि R=2F, यही जो होता है इनका रिलेशन होता है। फिर हम 61 की बात करते हैं। 61 क्या बोला, 61 बोल रहा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, फिर हम 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन बोला कि उत्तल लेंस में जब वस्तु F और 2F के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है। F और 2F के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और बड़ा होता है। कैसा होता है, वास्तविक और बड़ा। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने पे जो हमारा 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन बोला कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे माध्यमों को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे हुए माध्यम को क्या कहा जाता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। गोलीय सतह या गोलीय लेंस। ठीक है, फिर 65 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित होता है तो कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, बाहर की तरफ से वक्रित होता है तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, फिर 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, एसआई मात्रक इसका एसआई मात्रक जो होता है मात्रक विहीन होता है, कोई इसके पास मात्रक नहीं होता है। ठीक है, फिर 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, प्रकाशिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। फिर 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 69 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो कौन से लेंस को हम उपयोग करेंगे, तो हम इसमें से 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन से सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर जिसकी फोकस दूरी होगी उसी का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा 70 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आता है, 70 नंबर। 70 नंबर में जो है यहाँ सूत्र दिए गए हैं, इसमें से बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सूत्र सही है। तो ये हमारा जो है पहला सूत्र सही हो जाता है। इसमें से बाकी सभी सूत्र क्या हैं, बाकी सभी सूत्र गलत दिखाए गए हैं। 71 नंबर बात करते हैं। 70 नंबर 1 क्वेश्चन बोला कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है उसे ABCD के C लेटर से सूचित किया जाता है। ठीक है, फिर 72 की बात करते हैं। 72 जो है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर 73 क्वेश्चन की बात करते हैं। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, दंत रोग जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो दांतों के प्रतिबिंब, दांतों में लगे हुए कीड़ों को देखने के लिए या दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत। फिर 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन बोला पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो पतले लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब आया हमारा 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन बोला कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। तो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है,
फिर 76 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन बोला कि अवतल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच अगर प्रतिबिंब को रखा जाता है तो वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। जब अवतल दर्पण में बात कर रहा है किसके बीच, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा दो स्थितियों में बनेगा। कहाँ कहाँ बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा, कैसा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है, एक स्थिति में, और दूसरा जो बनेगा काल्पनिक और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी और सीधा एवं काल्पनिक एवं सीधा, ठीक है। उसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब होगा। अगर उत्तल लेंस में प्रकाशिक केंद्र और उसके मुख्य फोकस पे रखी गई है तो उसके बीच के जो वस्तु रखी गई है उसका प्रतिबिंब कैसा होगा और कहाँ बनेगा। तो 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका आंसर, आभासी बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, और उसका जो दूसरा आंसर होगा वो काल्पनिक एवं सीधा होगा। क्या होगा, आभासी एवं सीधा एवं काल्पनिक एवं सीधा, ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि आभासी को ही काल्पनिक बोला जाता है, इसलिए यहाँ दोनों ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 78 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो मुख्य फोकस पर अगर वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति होगा। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर जो वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब स्थिति कहाँ होता है, अनंत पे होता है, कहाँ होता है, अनंत पे, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो मुख्य फोकस पर रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्रकाशिक और फोकस के बीच होगा। कहाँ होगा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होगा, कोई दिक्कत। फिर 81 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब स्थिति होगा। तो अगर वस्तु को अनंत पर रखा गया तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, वस्तु के फोकस पे उसका प्रतिबिंब देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर 82 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ देखने को मिलेगा, फोकस पे देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत। फिर आता है 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन बोला है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात कहाँ देखने को मिलती है। तो अपवर्तन के बाद जो भी अपवर्तन वाली किरणें हो, प्रकाश की किरणें होती हैं वो कितने में क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। फिर 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 84 नंबर जो क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ देखने को मिलती है। उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात जो होता है निर्गत किरण मुख्य किरण के समानांतर चली जाती है। निर्गत किरण मुख्य के समानांतर चली जाती है, ठीक है। फिर आगे है हमारा 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन बोला कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ देखने को मिलेगी। तो कहाँ देखने को हमको मिलेगी, तो निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर जाती हुई मिलेगी। कहाँ मिलेगी, तो निर्गत किरण से मुख्य अक्ष से दूर जाती हुई मिलेगी, कोई दिक्कत। यही हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोला है। 86 नंबर क्वेश्चन बोला कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो किरण होगी वो किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो वो अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 87 कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये मैंने पीछे भी बताया था कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा
88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन बोला कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण के द्वारा संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कभी भी प्रिज्म के द्वारा ही संभव है, कोई दिक्कत। फिर 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 89 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो अगर 1 मीटर उसकी फोकस दूरी है तो उसका क्षमता भी होगा 1 डायोप्टर, और वो भी प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस की जो भी क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 90 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। फिर 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 बोला कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा होता है। फिर 92 की बात की कि किस दर्पण से वस्तु हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो किस दर्पण के द्वारा, तो उत्तल दर्पण के द्वारा। किस दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा जो होता है वस्तु से छोटा हमेशा प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन पीछे भी देखने को मिला था। फिर 93 नंबर की बात करते हैं। तो 93 क्वेश्चन बोला कि किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण से हमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलता है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो 94 नंबर बोला कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हो तो मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट की तरफ मुड़ जाती है। कब मुड़ती है, जब वह हवा से कांच में प्रवेश करती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर आया हमारा 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो कौन सा होता है अभिदृश्यक, पीछे भी मैंने क्वेश्चन बताया था, उत्तल लेंस होता है, कोई दिक्कत। फिर 96 नंबर की बात करें। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कोण को कहा जाता है। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण, कोई दिक्कत। फिर आगे की बात करते हैं 97 की। तो किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को उत्तल लेंस के जस्ट फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखते हैं। क्या रखते हैं, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रख देते हैं, तो उसका प्रतिबिंब प्राप्त कैसा होता है, वास्तविक आकार होता तथा उसी वस्तु के आकार का ही प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तल लेंस में जो होता है मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो उत्तल लेंस में मैंने पहले भी बताया था कि मुख्य फोकस की जो संख्या होती है वो 2 होती है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन आया हमारा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 99 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह किधर की तरफ मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। फिर 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है किसके कारण। तो कम मालूम पड़ती है किसी भी बाल्टी भरी हुई बाल्टी का पेंदी का जो गहराई है वो कम मालूम पड़ता है किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या पानी में रखी हुई जो सिक्के होती है उसका भी जो सिक्का होता है अपने निश्चित समतल से जो होता है ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, उसका भी क्या रीजन होता है, प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। उसका रीजन भी प्रकाश का अपवर्तन होता है, कोई दिक्कत। या पानी में डूबी हुई अगर कोई छड़ रखी गई है तो छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, उसका यही कारण क्या है, यही प्रकाश का अपवर्तन है। फिर नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 101, मतलब 101 नंबर जो क्वेश्चन है। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी में डूबे हुए एक लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है, तो क्या होती है, हमेशा कम होती है। क्या होती है, कम होती है। 102 नंबर की बात करें, 102 नंबर क्वेश्चन जो है लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का 102 है ना, लेंस की क्षमता, हाँ, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, मतलब फोकस दूरी के उल्टा होता है, फोकस दूरी के उल्टा होता है। फिर हमारा 103 क्वेश्चन है। 103
3 मतलब 103 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दोष को संशोधित किया जा सकता है। किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को हटाया जा सकता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को हटाने के लिए हमें उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा। ठीक है, फिर हम 104 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बीच की दूरी ली जाती है, वह किस प्रकार की होती है। तो वह हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है, वह हमेशा ऋणात्मक होती है। 105 नंबर जो हमारा है, प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है, प्रकाश तरंग परावैगनी तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, परावैगनी तरंग का उदाहरण है। ठीक है, फिर 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, हमारा गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। कोई दिक्कत। 107 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 107 नंबर क्वेश्चन बोला कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। किधर हो सकता है, अंदर या बाहर की ओर। किधर हो सकता है, अंदर या बाहर की ओर। फिर 108 नंबर क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो वह कौन सा दर्पण होगा। जब अंदर की तरफ वक्रित होता है तो वह कौन सा दर्पण होता है, वह अवतल दर्पण होता है। और जब बाहर की तरफ होता है तो वह कौन सा दर्पण होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। कोई दिक्कत। 109 नंबर 109 नंबर जो है हमारा क्वेश्चन, पानी में तैरती हुई मछलियाँ अपने वास्तविक स्थिति से किधर दिखाई पड़ती है, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। इसके पीछे का रीजन जो होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, फिर 110 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले लेंस दोनों की ही फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दोनों ही संभवतः होंगे। दोनों क्या होंगे, दोनों ही संभवतः अवतल दर्पण होंगे। इसी के साथ जो होता है हमारे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 110 क्वेश्चन जो हुए समाप्त हो गए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।